So, hello everyone. Today we will study chapter 22 of Lakshmikant. In this chapter, we will study the chapter Parliament. So, this Parliament means what is called law-making body. So, in our country, the law-making body is called Parliament. So, the Parliament is the legislative organ of the Union government, as we know that. लेजिस्लेटिव ऑर्गन मीन्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा एक लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ है। ठीक है, पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। तो ये पार्लियामेंट क्या करता है, पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाता है, पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, और जैसे कि हो गया जीएसटी, इनकम टैक्स पे या फिर क्रिमिनल लॉज आर पास बाय द पार्लियामेंट। तो ये सारे कहाँ से पास होते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं। सो Article 79 to 122 in the part 5th of the Constitution deal with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers and so on of the parliament. So आर्टिकल 79 से लेके 122 जो पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है ये सारे चीज़ें, जैसे कि कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होंगे, ड्यूरेशन कितना होगा, 5 साल का होगा नहीं होगा राज्यसभा का। ठीक है, और ऑफिसर्स मतलब स्पीकर्स हो गए या फिर चेयरमैन हो गया एक्सेट्रा। प्रोसीजर्स मतलब हाउ बिल आर पास्ड। ठीक है, हाउ बिल आर पास्ड। और प्रिविलेजेस मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। ठीक है, और पावर्स का मतलब पता है लॉ मेकिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। इन शॉर्ट्स क्या कह सकते हैं हम, ये ऑल शॉर्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट आर रिटन हियर। सो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें एक्सप्लेन करा जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है पार्लियामेंट का, ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, सबको पता है। पहला पार्ट होता है दैट इज़ योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। और 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम पे राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल के नाम लोकसभा रखा गया है। ठीक है, तो राज्यसभा वर्सेस लोकसभा में क्या है, अपर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा हो गया हमारे अपर हाउस, और इसके सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होती है। ठीक है, दूसरा आता है लोकसभा। लोकसभा क्या करती है, उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस बोलते हैं। और ये पूरे इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंट करती है। हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो राज्यसभा मतलब होगा स्टेट की आवाज़। ठीक है, राज्यसभा मतलब होता है स्टेट की आवाज़, और लोकसभा मतलब होता है पब्लिक की आवाज़। ठीक है, प्रेसिडेंट का रोल पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, इज नीदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा, बट वो पार्लियामेंट की मीटिंग में भी नहीं बैठते, पर फिर भी प्रेसिडेंट को इंटीग्रल इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का एसेंट्स यानी अप्रूवल के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता। सो उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट होना ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे ही हम उसका लॉ बना सकते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, सेशन के बीच में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन करते हैं यानी बुलाते हैं, और प्रोरोगेट करते हैं यानी एंड करते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी लॉ नहीं बनता, इसीलिए हम लोग प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। और ब्रिटिश वर्सेस इंडिया में क्या डिफरेंस है, ब्रिटिश में क्या होता है, देखो जो इंडियन है, इंडियन पार्लियामेंट है, वो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम को। ठीक है, दैट इज पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू क्राउन, दैट इज क्वीन और क्वीन प्लस अपर हाउस प्लस लोअर हाउस। ये यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब होते हैं, सॉरी।
इस मॉडल को कहते हैं प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट इंडिया में। ब्रिटिश में कहते हैं, इंडिया और ब्रिटिश में ये दोनों, इंडिया ने यही अडॉप्ट करा है। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में लेजिस्लेटिव का काम कांग्रेस होता है, सॉरी लेजिस्लेटिव का नाम कांग्रेस होता है। ठीक है, और कांग्रेस के दो हाउस होते हैं, यानी सीनेट जिसको ये लोग बोलते हैं अपर हाउस, ये अमेरिका की बात चल रही है। ठीक है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं लोअर हाउस। प्रेसिडेंट कांग्रेस के पार्ट नहीं होता, ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होते हैं, इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेस का मेंबर नहीं होता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट बोले तो एग्जाम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इक्वल्स टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस ये हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, इसमें ये बताया गया है कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है, सबको पता है 250 मेंबर फिक्स होते हैं। 238 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, बाकी 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो टोटल कितने होते हैं, 250, जिसमें से 238 हमारे आएंगे राज्यसभा, सॉरी 238 हमारे होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव हो देंगे। ठीक है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। बाकी 12 मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड होंगे, कौन नॉमिनेट करेगा इनको, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। ठीक है, सेकेंड है प्रेसिडेंट स्ट्रेंथ। करंट कंपोजिशन देखा जाए तो करंटली 245 है, 5 नहीं है। 229 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें 4 यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो 229 प्लस 4 ये आपका हो गया 233, और जो 12 हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, तो ये 245। ठीक है, तो 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। करंट पोजीशन 245 है, वैसे 250 है। सीट का एलोकेशन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल बताता है किसी स्टेट यूटी को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स पहला है स्टेट का रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्टेड एमएलए द्वारा इलेक्शन होता है, और इलेक्शन सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स का, सिंगल ट्रांसफरेबल एसटी बोलते हैं इसको। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या होता है, पार्टी का स्ट्रेंथ के हिसाब से सीट मिलती है, वो वेस्ट कम होता है। ठीक है, इनका वोट वेस्ट कम होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी थी तो ज़्यादा सीट्स होंगे, कम पॉपुलेशन होंगे तो कम सीट्स होंगे। एग्जांपल उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या है, यूपी में हमारे पास 31 मेंबर्स हैं, और क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, और त्रिपुरा में सिर्फ 1 सीट है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। सो जबकि यूएसए में क्या होता है, हर स्टेट्स का पर 2-2 सीट्स मिलती हैं जिसकी राज्यसभा में, जिसका मतलब क्या हो गया कि 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, तो 100 सीट्स हो गए। तो इंडिया में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सीट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन इन यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं, इलेक्शन सिस्टम सेम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफर वोट होता है। उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। उसमें से कौन है, दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, बाकी 6 यूनियन टेरिटरीज का पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनकी वजह से उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो 3 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए इनको राज्यसभा में सीट्स मिली है। ठीक है, हाँ, अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये पढ़ाया नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा। देखो राज्यसभा में क्या होता है कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक है, ये मेंबर उन लोगों में से होते हैं जिनको आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के में स्पेशल नॉलेज होती है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, कौन कौन से फील्ड से लेते हैं, तो आर्ट, साइंस, सोशल साइंस और लिटरेचर। ठीक है, इन
से नॉमिनेट करते हैं। द रेशनल बिहाइंड इट्स दैट प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन इन अ प्लेस आर एस विदाउट गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जबकि अमेरिका में कोई ऐसा नॉमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। इसमें हम पढ़ेंगे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ टोटल 552 होती है। 552 में से क्या होता है, 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज़ को, और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेजेंट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 530 है। 530 में से 13 यूनियन टेरिटरीज़ में हैं और 2 एंग्लो इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो हमारे देखा जाए तो टोटल हो गए हमारे 545 मेंबर्स हैं टोटल अभी, ठीक है। 530 प्लस 13 प्लस 2 यानी 545। तो करेंटली हमारे पास कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो है 545, और राज्यसभा कितनी है, कितनी है राज्यसभा की, 245, ठीक है, जस्ट हाफ। सो जैसे हमने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, इसमें क्या होता है, स्टेट्स के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू से पीपल के द्वारा। वोटिंग सिस्टम यूनिवर्सल एडल्ट जैसे यूज़ करते हैं इसमें, और मतलब हर इंडियन जो 18+ एज का हो वो वोट कर सकता है और वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो सिंपली इन 1998 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1998 में, तो पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, और 21 ईयर्स से हटा के 18 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा, तो इसमें ये बताया गया है कि Constitution has empowered the Parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of Union Territory in the Lok Sabha. Accordingly, the Parliament has enacted the Union Territory and direct election of the House of the People Acts. इसमें बताया गया है कि इस लॉ के थ्रू यूटीज़ के लोग डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए लोकसभा मेंबर्स चूज करते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इसमें कुछ नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। Accordingly, the Parliament has enacted the Union Territories direct election to the House of the People Acts, in which the member of Lok Sabha from the Union Territory are also chosen by direct elections. The President can nominate 2 members from the Anglo-Indian community if the community is not adequately represented in the Lok Sabha. Originally, this was operated till 1960, but has been extended till 2022 by the 95th Amendment Act of 2009. So प्रेसिडेंट लोकसभा में क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है। कंडीशन क्या है, जब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना मिल रहा हो, तो ये प्रोविज़न कब कहता है, ये प्रेसिडेंट 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो 1960 में प्रोविज़न था, 1960 के लिए था ये प्रोविज़न ओरिजिनली, बट 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 2009 में, तो उसको 2020 तक एक्सटेंड करा गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लोकसभा। चलो हम पढ़ते हैं अब लोकसभा इलेक्शन के सिस्टम के बारे में। सो लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। पूरा देश टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमपी इलेक्ट होता है। इसको मैं जनरली आपको जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और पॉपुलेशन के टाइम पे देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होती हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा सीट्स स्टेट्स के होगा तो ज़्यादा सीट्स मिलेगी उसमें। कम पॉपुलेशन होगा तो कम सीट्स होगा। 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले स्टेट पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। स्टेट के अंदर इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए।
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन लगभग बराबर रखी जाती है। स्टेट के बीच फेयरनेस होनी चाहिए, सेम स्टेट के अंदर फेयरनेस होगी। कंसेंसस के बाद क्या होता है, हर कंसेंसस के बाद स्टेट को मिलने वाली सीट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को का डिवीज़न, ये काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है। सीट फ्रीज का सीन्स क्या होता है इसमें, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, स्टेट सीट्स फ्रीज कर दी गई 1971 सेंसस बेसिस पे टिल 2000। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में क्या हुआ कि फ्रीज एक्सटेंड हो गई टिल 2026 के उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल का इनकरेज करना। 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये बताता है कि डिलिमिटेशन अलाउड ऑन 2001 सेंसस, बट टोटल सीट्स चेंज नहीं होगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे देखे। नाउ वी विल स्टडी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC and ST। सो इन दैट वी विल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हटा दी, लेकिन SC और ST कम्युनिटीज़ के लिए लोकसभा में सीट रिजर्व कर रही है। और रिजर्वेशन का बेसिस क्या है, पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ST पॉपुलेशन से हो तो उसके सीट रिजर्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। और रिजर्वेशन कितने टाइम के लिए होगा, स्टार्टिंग में 10 साल 1960 तक था ये, बट हर 10 साल में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 में इसको अगेन अमेंड करा गया, तो 2020 तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शंस कैसे होता है। इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। SC ST रिजर्व सीट पर सिर्फ SC ST कैंडिडेट ही हो सकते हैं, लेकिन वोट सब लोग देते हैं, कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होता उसके लिए। और SC ST कैंडिडेट्स जनरल सीट्स पर भी लड़ सकते हैं। सेंसस एंड रिजर्व सीट्स। सो 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 बोलता है रिजर्व सीट रिफ्लेक्स की गई है 19 सेंसस में। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम FPTP। इसमें क्या किया है कि लोकसभा इलेक्शंस FPTP सिस्टम से होते हैं। FPTP का मतलब क्या है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल्स टू सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, और जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विनर होगा, चाहे 50% सीट्स कम वोट ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल ABC। सो A को 40% मिला, B को 35, C को 25, तो विनर A ही होगा क्योंकि हाईएस्ट वोट उसके पास है। ये नहीं कि B और C को ऐड करके 55% हो गया तो वो जीत गया, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो FPTP का ड्रॉबैक ये होता है कि ये सिस्टम पूरे इलेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। माइनॉरिटी ग्रुप सिमिलैरिटी, माइनॉरिटी ग्रुप स्लैश या स्मॉलर पार्टीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है इस पर, ठीक है। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, पार्टीज़ को वोट का प्रोपोर्शन में सीट्स मिलती है, माइनॉरिटी ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इंडिया में PR खत कहाँ यूज होती है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये सब इसमें बताया गया है। सो PR सिस्टम इंडिया में यूज नहीं होता, लेकिन ये राज्यसभा वगैरह या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में यूज़ होता है। लोकसभा में PR क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने PR रिजेक्ट किया है, क्योंकि है सिस्टम कॉम्प्लिकेट है, लो लिटरेसी कंट्री के लिए डिफ़िकल्ट है। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क रहता है, ज़्यादा पार्टी वीक गवर्नमेंट, इसलिए लोकसभा के लिए सिंपल FTPP सिस्टम अडॉप्ट किया गया है।
ठीक है। सो पहला है डिमेरिट्स जो है पीआर के, क्या डिमेरिट्स हैं। पहला है बहुत महंगा सिस्टम है। सेकंड है बाई इलेक्शंस का स्कोप नहीं होता है इसमें। थर्ड है वोटर इंश्योर करते हैं कि पर्सनल कनेक्शंस ख़त्म हो जाएगा, वोटर और रिप्रेजेंटेटिव्स का पर्सनल कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा इसमें। चौथा है माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। फिफ्थ है इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीजेस दैन दैट ऑफ अ वोटर। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, वोटर कम होते हैं। तो ये हो गया इसके पीआर सिस्टम का डिसएडवांटेज है। लोकसभा ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउस, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में। पहले पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, फिर पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा। तो देखा जाए तो राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है। मतलब कभी डिज़ोल्व नहीं होता है। पहली बार 1952 में डिज़ोल्व हुआ था ये। रिटायरमेंट सिस्टम क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 ऑफ द लोग रिटायर होते हैं उसके, उनकी जगह फ्रेश सिलेक्शन होता है या प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होती है। इम्पोर्टेंट, रिटायर होने वाले मेंबर्स दोबारा इलेक्ट या नॉमिनेट हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है। तो ये हो गया इनका राज्यसभा का। बट लोकसभा के इसमें क्या होता है, चलो अभी राज्यसभा का ही देखो, जो होता है टर्म्स होता है वो 6 साल का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म डायरेक्टली फिक्स नहीं होती, नहीं की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के एक्ट के अकॉर्डिंग 1951 के अकॉर्डिंग इनका टर्म 6 ईयर्स का होता है। फर्स्ट राज्यसभा का स्पेशल केस, फर्स्ट बैच में क्यों, कौन पहले रिटायर करेगा, लॉटरी सिस्टम से डिसाइड होता है। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि रिटायरमेंट ऑर्डर फिक्स करने की। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा लोअर हाउस, लोकसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है इनका। काउंट होता है फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन से 5 साल बाद क्या होता है, लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो इनका टर्म्स 5 ईयर्स का होता है, इनका 6 ईयर्स का होता है, और एक कंटिन्यूस चैम्बर होता है। ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही शुड, कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, उसका ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब इलेक्शन से पहले कंडीशन है कि इलेक्शन कमीशन के अथोराइज पर्सन के सामने ओथ और अफर्मेशन लेना होता है। ओथ में कैंडिडेट प्रॉमिस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति ट्रू फेथ और एलिगेंस करेंगे, इंडिया की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी का आप होल्ड करेंगे। थर्ड है मिनिमम एज 30 साल की है, और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए 25 साल का होना चाहिए मिनिमम। डिफरेंस याद रखो कि अपर हाउस और क्या होता है, हायर एज लिमिट होता है। अदर क्वालिफिकेशन का क्या है कि पार्लियामेंट अगर और क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करे तो वो भी कर सकता है। ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्ट 1951, इसमें बताया गया है कि रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। कैंडिडेट को किसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का रजिस्टर्ड इलेक्टोरल वोटर होना ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या हुए, पहले पार्लियामेंट पहले क्या होता था, पहले राज्यसभा कैंडिडेट को उस स्टेट का वोटर होना ज़रूरी था, लेकिन 2003 में ये कंडीशन हटा दी गई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंज किया। बात करें तो SC/ST के सीट्स रूल के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि अगर SC/ST के लिए के सीट के लिए किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उनको वो कैटेगरी का बंदा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूटी का हो। ठीक है। लेकिन नॉन रिजर्व कैंडिडेट, नॉन रिजर्व जो अदर जनरल है वो SC/ST सीट्स पे नहीं लड़ सकते हैं। सो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला है
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई पर्सन एमपी बनने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर वो ये सारे पॉइंट्स हैं। पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिस्टर्स ये या कोई ऑफिस जो पार्लियामेंट ने एग्जाम किया है ताकि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ना हो। अनसाउंड माइंड का बंदा हो तो भी, अगर वो ना फिजिकली मेंटली फिट ना हो तो भी। उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंस हो, मतलब अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट हो और अभी तक लीगली डिस्चार्ज नहीं हुआ हो तब भी। सिटीजनशिप इशू हो रहा हो उस पर्सन का, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है या वॉलंटरी फॉरेन सिटीजन ले ली है या फॉरेन स्टेट का प्रगति अलायंस एक्सेप्ट की। अन्य अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अगर किसी लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो वो भी इनवैलिड होगा। एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन आरपी एक्ट 1951। इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहला है इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट हो तब, ठीक है, या ब्राइबरी ली है या फिर बूथ कैप्चरिंग हुई है या फॉल्स स्टेटमेंट पाया गया है। दूसरा है कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो, अगर किसी ऑफेंस के लिए 2 साल से ज़्यादा उनको जेल हुई है तो उनको वो कर क्या बोलते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगर कैंडिडेट अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट टाइम पर फाइल नहीं करता तब भी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कैंडिडेट का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर सर्विसेज में डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, कंपनी में गवर्नमेंट शेयर्स हो, मतलब किसी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट हो जिसमें गवर्नमेंट का 25% या ज़्यादा शेयर हो तब भी। डिसमिल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज से करप्शन या डिसलॉयल्टी टू द स्टेट के बेसिस पर डिसमिस हुआ हो तो। 7 प्रमोटिंग एम्यूनिटी, ब्राइबरी, मतलब अगर कन्विक्शन हो ग्रुप के बीच एनमिटी प्रमोशन करने के लिए या ब्राइबरी का ऑफेंस के लिए। और फिर है सोशल क्राइम्स, अगर पनिशमेंट हुई हो अनटचेबिलिटी, डाउरी या फिर सती जैसी सोशल क्राइम के लिए तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर इसमें लिखा गया है कि अगर कोई एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होता है तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेगा उसमें और किसी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। सो डिस्क्वालिफिकेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई पर्सन एमपी बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हो तो। उसके अलावा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस ये हम पढ़ेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल के अंडर अगर कोई एमपी डिफेक्शन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। पहला है अगर पार्टी छोड़ दे तो, ठीक है। अगर सपोज करो जिस पार्टी से टिकट पर जीता उसकी मेंबरशिप खुद छोड़ दी तो वो डिफेक्शन के बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पार्टी विप के खिलाफ वोट या एब्सटेन करे, यानी हाउस ऑफ पार्टी में डायरेक्शन विप के अगेंस्ट वोट करे तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट एमपी पार्टी ज्वाइन करे, अगर इंडिपेंडेंट जीतने के बाद किसी पार्टी में ज्वाइन करे तब भी हो सकता है। नॉमिनेटेड एमपी 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करे तब भी हो सकता है, मतलब नॉमिनेटेड एमपी नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन की तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। थैंक यू।